बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करना है जो एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट का रह गया था। इस पोर्शन के अंदर हम 3 किस्म के ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका हार्ट कैसा है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है। एक हमारे पास है हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स, उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स। तो सबसे पहले अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में जो चैम्बर्स के लिहाज से देखा जाए 2 एट्रिया है या आरिकल्स भी इसको कहा जाता है और 2 वेंट्रिकल्स हैं। क्लियर, यानी ये 4 चैम्बर हार्ट है। इससे ऑनवर्ड जितने भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप होंगे वो सारे के सारे 4 चैम्बर्ड हार्ट रखते होंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो रेप्टाइल्स के केस में वो डिफरेंस ये है कि बाज़ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिसमें कंप्लीट 4 चैम्बर्ड है और बाज़ रेप्टाइल ऐसे हैं जिसमें जो वेंट्रिकल्स हैं ये मुकम्मल तौर पे सेपरेट नहीं है। वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो दीवार होती है जो 2 वेंट्रिकल्स को अलहदा करती है उसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, के सेप्टम के दरमियान में दीवार है। तो काफ़ी सारे और रेप्टाइल्स ऐसे हैं इसमें ये दीवार इनकम्प्लीट होती है, यानी दीवार में मुकम्मल तौर पे कंप्लीशन नहीं होती, काफ़ी सारी स्पेस मौजूद होती है। लेकिन जैसे क्रोकोडाइल्स वगैरह या एलिगेटर वगैरह जो मगरमच्छ के मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनके अंदर ये जो दीवार है जिसको हमने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा है ये कंप्लीट होती है। क्लियर। तो इस वजह से अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में 2 तरह के रेप्टाइल्स हैं कि जिसमें जो वेंट्रिकल्स है वो पार्टीशनड है, वो अलहदा है, लेकिन ये जो पार्टीशन है ये इनकम्प्लीट है। लेकिन क्रोकोडाइल वगैरह के अंदर पार्टीशन क्या है, मुकम्मल तौर पे कंप्लीट है। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये जो रेप्टाइल्स का हार्ट है इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले जो ब्लड पूरी बॉडी से इकट्ठा किया जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। तो सारे ब्लड को हार्ट का जो चैम्बर इकट्ठा करता है वो हमारे पास है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम वो हमारे पास चैम्बर है जो पूरे हार्ट से ब्लड को इकट्ठा करता है। अच्छा, उसके बाद राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका जो ब्लड आ जाता है जिस पार्ट में आते हैं उसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स। क्लियर। अच्छा, उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो राइट वेंट्रिकल्स का ब्लड है ये सबसे पहले एक यहाँ कैविटी मौजूद होती है जिसको कैवन पल्मोनेल कहा जाता है और ये राइट वेंट्रिकल की तकरीबन राइट साइड पे लगी होती है। तो ये जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो इस कैविटी के अंदर आ जाता है। तो इंटर किसके जरिए से हुआ, राइट एट्रियम के जरिए से। वहां से ब्लड किस में गया, राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड एक छोटी सी कैविटी के अंदर आया है जिसको हमने कहा है कैवम पल्मोनेल, यानी ऐसी कैविटी जो पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके साथ कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद यहां से ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर और वहां फिर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से किस में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। क्लियर। लंग्स में उसकी ऑक्सीजनेशन होगी और वहां से फिर पल्मोनरी वेन के जरिए से किस में आ जाता है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर और यहां से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब चूंकि काफी सारे रेप्टाइल्स में ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है मुकम्मल नहीं होता, यानी हाफ होता है, तो इस वजह से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इनकी कुछ मिक्सिंग होगी। लेकिन ये एम्फीबियन के लिहाज से मिक्सिंग थोड़ी कम होगी क्योंकि यहाँ जो दीवार है वो मुकम्मल नहीं है, लेकिन कुछ तो रुकावट है ना, यहाँ कुछ तो आप कह सकते हैं कि इस दीवार की वजह से, इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से थोड़ा सा तो मिक्सिंग क्या होगी, कम होगी। लेकिन बहरहाल जैसे क्रोकोडाइल वगैरह है उनमें चूंकि दीवार मुकम्मल होती है, सेप्टम मुकम्मल होता है, इस वजह से उनमें कोई कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होगी, उनमें मिक्सिंग ही नहीं होती बल्कि आप ये कह सकते हैं। क्लियर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है फिर वो एक कैविटी के अंदर इकट्ठा होता है। यस, क्लियर। इसको हम कहते हैं कैवम वेनोसम। उसके बाद कैवम वेनोसम से फिर 2 सिस्टेमिक आर्टरीज निकलती है। सिस्टेमिक आर्टरी वो होती हैं जो बॉडी की तरफ ब्लड को लेके, लेकिन वो जो उनकी बेस है वो दोनों इकट्ठी रहती हैं, फिर ऊपर जाके ये दोनों सेपरेट हो जाती हैं। जो मैंने ब्लैक कलर की ड्रा की है तो ये बेस पर इकट्ठी हैं 2 हैं कंप्लीटली सेपरेटेड,
लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर ऊपर जाके ये एक साइड पे चली जाती है और दूसरी साइड पे चली जाती है, और ये फिर यहाँ आपस में आके एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर यहाँ बना देती है। क्लियर? तो अगर इसको हम सारे के सारे ब्लड फ्लो को एक फ्लो चार्ट की शक्ल में देखें, तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये किस में आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आया। राइट वेंट्रिकल से कैवम पल्मोनेल, कैवम पल्मोनेल से पल्मोनरी ट्रंक के जरिए से लंग्स में चला गया, वहां ऑक्सीजन शामिल हुई। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में कैवम वेनोसम के जरिए से सिस्टेमिक आर्चेस के जरिए से बॉडी में चला गया, और बॉडी में डीऑक्सीजनेशन के बाद दोबारा किस में इकट्ठा हुआ? राइट एट्रियम के अंदर इकट्ठा हुआ। तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन है वो फ्लो ऑफ ब्लड की है, जो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम रेप्टाइल के अंदर हो रहा है। अच्छा, हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स ऑलमोस्ट एक जैसा है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, उसकी वजह से दोनों का हार्ट हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ डिस्कस किया है ऑलमोस्ट वही बातें हैं कि सबसे पहले तो एक बात है कि चाहे वो बर्ड्स हैं या मैमल हैं, उनका जो हार्ट है इट इज़ ए कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट। मतलब क्या है कि इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो यहाँ किस तरह सर्कुलेशन होगी कि सबसे पहले जो वेना कैवाज होती है वो राइट एट्रियम के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो नीचे वाली जो आप कह सकते हैं हिस्सों से ब्लड इकट्ठा करती है उसको हम इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं। जो ऊपर वाले से इकट्ठे करती है उसको सुपीरियर कहा जाता है। तो यहाँ ब्लड आ जाता है राइट एट्रियम में, और फिर इससे ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल्स में, और फिर ये जो पल्मोनरी ट्रंक है इसके ज़रिए से ब्लड लंग्स में चला जाता है और वहाँ ऑक्सीजनेशन होती है, और फिर वेन्स के ज़रिए से, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से ये आता है लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ से फिर ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, और फिर एओर्टा के ज़रिए से या सिस्टेमिक आर्च के ज़रिए से ये बॉडी के अंदर चला जाता है। लेकिन रेप्टाइल्स में अगर देखा जाए ये जो सिस्टेमिक आर्च निकली है एक राइट साइड पे गई है, एक लेफ्ट साइड पे गई। अगर यहाँ देखा जाए बर्ड्स में क्या होता है कि ये वाली जो आर्च है वो कौन सी साइड पे है? लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे। लेकिन अगर मैं इसको लेफ्ट की बजाय राइट कर दूं, ऐसे ये राइट कर दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास जो हार्ट है ये मैमल्स का है। तो बर्ड्स का जो हार्ट है और मैमल्स का जो हार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ़र्क ये है कि बर्ड्स में से जिस वक्त एओर्टा निकलती है वो राइट साइड पे बैंड करती है, यानी यहाँ राइट सिस्टेमिक आर्च है, और मैमल्स में लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च है। तो इस आर्च की जो बेंडिंग है इससे हम पहचान सकते हैं कि ये बर्ड्स का हार्ट है या मैमल्स का हार्ट है। राइट साइड पे बेंडिंग बर्ड्स की होगी और लेफ्ट साइड पे जो बेंडिंग है वो मैमल्स की होगी। क्लियर? बाकी आगे सर्कुलेशन वही है जो हमने अभी डिस्कस की। जो वेना कैवास है उससे राइट एट्रियम में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, लंग्स में वहाँ ऑक्सीजनेशन होगी, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, एओर्टा में आएगा। अगर बर्ड्स के केस में तो राइट साइड पे बेंडिंग होगी बर्ड्स के केस में, अगर मैमल्स हैं तो लेफ्ट साइड पे बेंडिंग होगी। क्लियर? तो एओर्टा फिर आगे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जिसको आर्टरीज कहा जाता है। आर्टरीज से फिर ब्लड कैपिलरीज में जाएगा जहाँ एक्सचेंज ऑफ ब्लड होगा। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स में इकट्ठा होगा। सारी की सारी जो वेन्स है वो वेना कैवास, ये इनको प्री कैवल्स और पोस्ट कैवल भी कहा जाता है। प्री कैवल इंफीरियर वेना कैवा को कहा जाता है और पोस्ट कैवल सुपीरियर वेना कैवा को कहा जाता है। ठीक है, उसके जरिए से दोबारा किसमें आ जाएगा? राइट एट्रियम में। क्लियर? तो चाहे रेप्टाइल्स हैं चाहे बर्ड्स और मैमल्स हैं, सबके केस में जो हार्ट है वो क्या है? डबल सर्किट है। डबल सर्किट हार्ट का मतलब क्या होता है कि जो हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है वो बॉडी से भी आ रहा है, लंग्स की तरफ से भी आ रहा है, और जो जा रहा है वो लंग्स की तरफ भी जा रहा है और बॉडी की तरफ। यानी आप ये समझ लीजिए जो हार्ट है इसमें 2 किस्म की सर्कुलेशन है, जिसमें कहता हूँ कि हार्ट, लंग्स और बॉडी। तो सबसे पहले हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको भेजते हैं? लंग्स को, और लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को भेजती। हार्ट फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को भेजते हैं और बॉडी वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को। अब लंग्स और हार्ट में भी सर्कुलेशन हो रही है और हार्ट और बॉडी के दरमियान भी सर्कुलेशन हो रही है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? डबल सर्किट हार्ट कहलाएगा। अच्छा, लंग्स और हार्ट के दरमियान में जो सर्कुलेशन हो रही है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हार्ट और बॉडी के दरमियान हो रही है इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्लियर? अच्छा, एमसीक्यूज के हवाले से कुछ बातें याद रखेंगे। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं बर्ड्स और मैमल, उनकी जो लेफ्ट साइड है
वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखेगी, और जो उनकी राइट साइड है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखेगी। जो एट्रियंस हैं इनको रिसीवर ऑफ हार्ट कहा जाता है। ये ब्लड को रिसीव करेंगे, एक बॉडी से रिसीव करेगा, एक लंग से रिसीव करेगा। और जो वेंट्रिकल्स हैं इनको हम पंप का कहते हैं, पंप ऑफ हार्ट, क्योंकि इन्होंने जो ब्लड को पंप करना है राइट वेंट्रिकल्स ने लंग्स की तरफ भेजना है और लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा के जरिए से बॉडी की तरफ भेजना है। ये इनको सेंडर भी आप कह सकते हैं। और हार्ट का जो सबसे बड़ा पार्ट और सबसे जो थिकेस्ट पार्ट होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, क्योंकि इसकी कॉन्ट्रैक्शन के जरिए से ब्लड पूरी बॉडी में जाना होता है। जितना पावरफुल ये कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी ही ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर क्या होगी, अच्छे अंदाज में होगी। इस वजह से जो थिकेस्ट पोर्शन ऑफ हार्ट है वो हमेशा वेंट्रिकल्स का होता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा सा लिटिल बिट ज्यादा थिक होता है, क्योंकि इसकी पंपिंग से ब्लड पूरी बॉडी में। राइट वेंट्रिकल्स भी थिक होते हैं लेकिन इनकी थिकनेस इतनी ज्यादा नहीं होती। क्लियर? तो ये हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो हार्ट के स्ट्रक्चर हैं वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगला जो पोर्शन है उसमें हमने फिर ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको डिस्कस करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।